हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरी ऑफ सप्लाई को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोग इसके सारे कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मूवमेंट्स, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है, लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या है। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं, लास्ट टॉपिक, वो आपका रिलेट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से और डिग्रीज या फिर काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। इस केस में हम दो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज कि सप्लाई चेंज किस तरीके से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से प्राइस का इफेक्ट आता है सप्लाई पे। सेकेंडली हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के चेंज होने के किस किस तरह के वेज हैं। मींस जैसे मैंने बताया था, डिमांड में ये चीज होती है, सेम लेवल का चेंज हमेशा ही जरूरी नहीं है। अगर आपका प्राइस 50% से कम या ज्यादा हुआ तो जरूरी नहीं है डिमांड एग्जैक्टली सेम वे में रिस्पॉन्ड करेगी। सेम उसी तरीके से सप्लाई भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। कई बार ऐसा होता है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो भी सप्लाई का जो इफेक्ट है, जो चेंज है, वो माइनर सा होता है। कई बार ऐसा होता है कि चेंज बिल्कुल इक्वल हो जाता है और कई केसेस में सप्लाई का चेंज फिक्स रहता है, वो होता ही नहीं। इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। सो डिफरेंट काइंड्स, जैसे हमने वहां पे 5 डिग्रीज हमने पढ़ी, सेम उसी वे में यहाँ पे भी हम कुछ डिग्रीज को डिस्कस करेंगे। सो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से और इसकी डिटेल्स से। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे। सो सबसे पहले आ जाते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मीनिंग क्या होगा? इट मींस जिस केस में हम क्वांटिटी सप्लाइड की रिस्पॉन्सिवनेस को देख रहे हैं, इट मींस वी कैन से दैट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। अब किसके बेसिस पे आप ये चेक कर रहे हो कि क्वांटिटी सप्लाइड ने कितना रिस्पॉन्स किया। अब ये जो चेंज है ये क्यों हो रहा है? दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अगेंस्ट द चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. It means किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना प्राइस चेंज हुआ जिसके अगेंस्ट उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस आ गया, वो जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस फॉर्मूला को हम जैसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूज करते आए हैं, दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन रिस्पांस टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम वैसे ही हम इसका भी यूज करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अब हम पहले ये पॉइंट डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके फॉर्मूला को डिराइव करना हम इसके क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। सो अब हम आते हैं डिग्रीज पे। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहली डिग्री जैसे हमने डिमांड में डिस्कस किया था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेम वैसे ही यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी डिमांड? सप्लाई में। सो फर्स्ट डिग्री आपकी आ जाएगी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है? When any amount of product can be supplied at the same price, any amount
ऑफ द प्रोडक्ट, ये टॉपिक्स हमारे टीआरएन में नहीं होंगे तो सभी इनको नोट करके और फिर समझ लेना। सो साथ के साथ आपको नोट भी करना है। एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सप्लाइड at the same price. It means जब प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है फिर भी आप एक प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटीज को मार्केट में सप्लाई करते हो तो उसी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इस केस में इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनाइट तक पहुंच सकती है और अगर प्राइसेस का चेंज हो तो हो सकता है उसका इफेक्ट नेगेटिवली आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी भी एक्स कमोडिटी का प्राइस जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज होती है। इट मींस प्राइसेस कांस्टेंट हैं, बदले नहीं है, फिर भी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस केस में सेम पॉइंट ऑफ सेम प्राइस पे जो सप्लाई है आपकी वो इंफिनिटी तक जा सकती है। तो अगर हम इसको डायग्राम में प्रेजेंट करें ग्राफ के अकॉर्डिंग, सो ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, अब इस केस में प्राइसेस आपके फिक्स हैं, ये आपका प्राइस हो गया। अब इसी में हो सकता है ये क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो, फिर आप इंक्रीज कर देते हो, फिर आप और ज्यादा इंक्रीज कर देते हो, इसको हम 2, 4, 6 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे प्राइसेस हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी क्या है, फिक्स। सो अब इस केस में प्राइसेस हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स, बट क्वांटिटी सप्लाइड हमारी क्या होगी, चेंज। तो इसीलिए इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंफिनिटी के इक्वल है। इट मींस सेम प्राइसेस पे ये सप्लाई जो है ये कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर्स तक इंक्रीज हो सकती है। सो इस केस में एक्सिस आपका पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, ये हमारा सप्लाई है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये इसके पैरेलल होगा और पैरेलल होगा और साथ साथ हॉरिजॉन्टल होगा नेचर में, हमेशा ये लाइन इस तरीके से प्रेजेंट होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड डिग्री ऑफ सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक वर्ड का मीनिंग क्या होगा, जब कोई सप्लाई आपकी चेंज नहीं होती है। सो इस केस में हम क्या मेंशन करेंगे, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। सो व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज अनअफेक्टेड with the change in prices, it means जब आपका प्राइस चेंज भी हो रहा है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी चेंजेस उसमें आ रहे हैं, उसके साथ आपकी सप्लाई जो है वो अनअफेक्टेड है। इसमें जो सप्लाई कर्व होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और इलास्टिसिटी इसमें 0 होगी। इस केस में अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसमें प्राइसेस को चेंज होते हुए दिखाना है। सो अगर हम यहाँ पे लेते हैं px, प्राइस हमारा 10, 20, 30, इसमें भी चेंज हो रहा है। तो भी आपकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एग्जैक्टली फिक्स है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड और हम यहाँ ले रहे हैं प्राइस, तो हर प्राइस पे अगर हमारी क्वांटिटी 10 पे एग्जिस्ट कर रही है, सो इट मींस ये हमारा सप्लाई कर रहा है। इसमें प्राइस आपका कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्राइसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, सप्लाई आपकी फिक्स है। तो इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी, 0।
क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन सप्लाई, वो क्या है, जीरो है, चेंज हो ही नहीं रहा, वो एग्जैक्टली सेम है। जैसे अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे एकदम से वो बदल जाती है, तो वो कौन सा केस होगा, परफेक्ट कंपटीशन का केस, जहां पे एक ही चीज पूरे मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी आपको हर जगह मिल जाएगी, तो प्राइस चेंज होने पे आपकी सप्लाई का लेवल भी अनअफेक्ट रहेगा, प्राइसेस में कोई चेंजेस वहां पे नहीं हो सकते। इस केस में प्राइस बदलता जाएगा पर क्वांटिटी सप्लाइड आपकी सेम रह जाएगी। इसका रीजन है ये मेनली उन चीजों में होगा जो रेयर अवेलेबल होती है, इट मींस जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, जिनकी बहुत सारी सप्लाई पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ रेयर कॉइन्स, अगर हम पुराने कॉइन्स की बात करते हैं, मेटालिक कॉइन्स जो पहले के टाइम पे यूज होते थे, तो उस तरह के कॉइन्स की सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, सिर्फ प्राइसेस ही चेंज हो सकती है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। ये कौन सा केस है, जहां पे आपकी सप्लाई लेस देन डिमांड है, और सप्लाई जब कम हो डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसी होगी, इन इलास्टिक, इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो, अनचेंज्ड, कोई इफेक्ट उस पे नहीं आएगा प्राइसेस के बदल जाने का। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी मींस सेम लेवल का चेंज, इट मींस जिस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 हो जाती है, जितना चेंज आपके प्राइस में आएगा एग्जैक्टली उसी लेवल का चेंज आपके किस में आ जाएगा, सप्लाई में आ जाएगा। सो इस केस में क्या होता है, वी कैन से दैट व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन परसेंटेज चेंज in quantity supplied is equal to percentage change in price, it means जितने से भी आपका प्राइस बदलेगा सेम उसी लेवल से आपकी क्वांटिटी सप्लाई बदलेगी। फॉर एग्जांपल हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन दिस केस, फॉर एग्जांपल 50% से प्राइस चेंज हुआ, 50% से सप्लाई चेंज होगी, तो किसके इक्वल होगा, 1, इट मींस आपका चेंज क्या होगा, इक्वल। सो इन केसेस में आपकी डिग्री ऑफ चेंज या इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। सो इसमें आपका कर्व कैसा होगा, जिसमें प्राइसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से 15 पे, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड एक्स कमोडिटी ये कन्वर्ट हो गई आपकी 100 से 150 में। तो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये आपका प्राइस है, फाइव, 10, 15, 20, और ये हमारी कमोडिटीज है जो हम मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे सप्लाई कर रहे हैं। सो जिस केस में आपका प्राइस 10 रुपीज है तो आप कितना सप्लाई कर रहे हो, 100, 10 रुपीज आपका प्राइस है और आप सप्लाई कर रहे हो 100, फर्स्ट पॉइंट। अब आपका प्राइस इंक्रीज हो गया तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, बट ऑन प्राइस के चेंज से सप्लाई भी चेंज हो जाती है, पॉजिटिवली एक दूसरे से रिलेटेड है। तो प्राइस जब इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, ये हमारा सप्लाई का हो गया। अब एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, जितना चेंज प्राइस का एग्जैक्टली उतना चेंज आपका किसमें आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में। सो इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब 2 रेशियोज और बचती हैं, 2 डिग्रीज, जिसमें लेस देन 1 और मोर देन 1 को डिस्कस करेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर देन यूनिटरी
और मोर देन यूनिटरी, दोनों सेम चीजें होंगी। greater than a unitary elastic supply. It means जिस केस में आपकी जो सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, यूनिटरी मीन्स 1, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है प्राइसेस का थोड़ा सा भी चेंज सप्लाई को ज्यादा चेंज कर देगा, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, उसके चेंजेस पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इस केस में हमारा ग्राफ कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्राइस 50% से बढ़ जाता है तो आपकी जो सप्लाई है सेम टाइम पे 100% से बढ़ जाती है, तो प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई का चेंज ज्यादा है, इसी केस को हम बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस हुए 10 से 15, तो क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 100 से 200, तो यहाँ पे तो चेंज कितने का है 50% का, बट यहाँ पे कितने का हो गया 100%। सो इसी केस को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और ये हमारी क्वांटिटीज सप्लाइड है। अब जिस केस में प्राइस 10 है, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 100 है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। जब हमारा प्राइस 15 है तो क्वांटिटी सप्लाइड है 200। ये हमारा सप्लाई का होगा। अब ये क्या शो कर रहा है कि प्राइसेस का थोड़ा चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंजेस कर रहा है, सो इसी को हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब आती है हमारी लास्ट डिग्री जिसमें हम देखेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। less than unitary elastic supply. It means elasticity of supply is less than 1. इसका मतलब हो गया कि प्राइसेस आपके चेंज हो रहे हैं ज्यादा और सप्लाई आपकी चेंज हो रही है कम। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस का चेंज 50% का है तो क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज 25% है। सो इस केस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इस केस में आपका प्राइस फॉर एग्जांपल Px हम ले लेते हैं 10 से 20 हो गए, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी 100 से 150 हो गई। सो इट मींस प्राइस का चेंज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब इसको हम ग्राफ में शो करें, ये हमारे प्राइसेस हैं और ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई है। अब जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 100, प्राइस हो गया 20, क्वांटिटी सप्लाइड हुई है 150, ये हो गया सप्लाई कर्व। अभी क्या शो कर रहा है प्राइस का चेंज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज, तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ये शो करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 कि दोनों में डिफरेंसेस हैं।
तो ये हमारी 5 डिग्रीज हो गई। इनके बेसिस पे जो भी रिजल्ट हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रहेगा हम वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वो जो आंसर आपका आ रहा है वो किस डिग्री का चेंज है, वो लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, मोर देन 1 है, या किस वे में उसको शो किया जा रहा है। सो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं डिफरेंट डिग्रीज के अकॉर्डिंग। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, देन elasticity of supply is equal to 1 in case of perfectly inelastic supply, then elasticity of supply is equal to 1 in case of unitary elastic supply when change is same। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब प्राइसेस आपके क्या हैं कांस्टेंट है, इस केस में आपकी सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई कांस्टेंट क्यों होती है? शॉर्ट रन की बात हो रही है, लिमिटेड टाइम में एकदम से चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो उस केस में इलास्टिक सप्लाई हमेशा 0 के इक्वल होगी। मींस जो चीजें अवेलेबल हैं आप उन्हीं को सेल कर सकते हो, एकदम से आप सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। इसमें इक्वल चेंजेस होंगे, सप्लाई का चेंज इक्वल होगा आपके प्राइस के चेंज के। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या होगा? चेंज इन सप्लाई आपका जो सप्लाई का चेंज है वो ज्यादा है इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस। और लास्ट हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, इट मींस चेंज इन सप्लाई is less than change in price। तो ये 5 डिग्रीज होंगी हमारी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने की। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। एक तो 3 मेथड्स हैं फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करने के, जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है जो हमें पढ़ना है, परसेंटेज मेथड। बाकी मेथड्स को हम नहीं करेंगे। सो हम इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं, परसेंटेज मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल होती है? परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट, दोनों चीजें आप लिख सकते हो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। किसके अगेंस्ट आप बता रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड आपकी चेंज हो रही है? प्राइसेस के साथ बता रहे हो। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसे मेजर करने का मेथड है। अब हम इस पॉइंट को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100, बिकॉज हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा क्यू मींस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन इनिशियल सप्लाई इनटू 100। चेंज इन प्राइस डेल्टा पी अपॉन पी इनटू 100 मींस चेंज इन प्राइसेस इनिशियल प्राइसेस इनटू 100। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं? अगर आप इसको डिराइव करते हो, सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। सो इसे हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब आप डेल्टा को एक तरफ कर दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सेम वे में जैसे हमने डिमांड में किया था, दोनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायरेक्टली आपको परसेंटेज दी हो तो आप इसी को यूज कर लो, अगर आपको सारे पॉइंट्स गिवन हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इन दोनों चीजों से रिलेट करेंगे, जिसमें आपको टर्म्स दोनों वेज में दी होंगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹12 पर यूनिट टू 9 पर यूनिट। 12 रुपए से आपका प्राइस कितना हो गया? 9 रुपीज हो गया। इट मींस पहले आपका प्राइस कितना था? 12 पर यूनिट, पी हो गया।
P1 चेंज इन प्राइस वो कितना हो गया आपके पास 9 रुपीज पर यूनिट। सो डेल्टा P कैलकुलेट कैसे होगा P1 माइनस P, इट मींस 9 माइनस 12, तो आंसर कितना आ गया -3। अब इसके बाद हमें गिवन है द प्रोड्यूसर सप्लाइज 75% लेस आउटपुट। अब वो कितने से कम आउटपुट सेल कर रहा है, सप्लाई जो है वो 75% से कम हो गई। जब ये प्राइस का चेंज हुआ तो प्रोड्यूसर ने 75% लेस आउटपुट को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करना है। हमारा जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक टर्म आपको दी ही परसेंटेजेस में होगी, तो हम दूसरे का परसेंटेज क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। सो आपको परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ये तो गिवन है, तो कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। आपको सारी टर्म्स यहाँ पे गिवन है, डेल्टा P कितना है -3 अपॉन P कितना था आपके पास 12 इंटू में हो गया 100। इसको हम काटते हैं, ये हो गया आपका -25%। इट मींस प्राइस कितने से गिरा है 25% से, तो आपकी सप्लाई कितने से गिरी है 75% से। अब इसको आप रिलेट करके देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। मैंने अभी आपको बताया था प्राइस का चेंज कम है, सप्लाई का चेंज काफी ज्यादा है, मींस सप्लाई पे काफी ज्यादा इफेक्ट हो गया है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। प्राइसेस तो कम हुए थे सिर्फ 25% से, पर सेल्स आपने कितने से कम कर दी, सप्लाई कितने से कम कर दी आपने 75% से, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी इज ग्रेटर देन 1। अब इस दोनों पॉइंट्स को अगर हम पुट कर दें फॉर्मूला में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको गिवन है 75%, एक अभी हमने कैलकुलेट कर लिया -25%। अब इन दोनों को आप डिडक्ट कर दो, नेगेटिव चेंजेस हैं दोनों के, सप्लाई भी इतने से कम हुई है इसका मतलब नेगेटिव चेंज है, इतने से आपका प्राइस भी गिरा है वो भी नेगेटिव चेंज है। सो इस केस में आपका जो टर्म है किसके इक्वल हो गया 3 के। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, 3 गुना ज्यादा गिरी, 3 टाइम्स सप्लाई कम हो गई है, प्राइसेस की 1 टाइम कम हो गई। मींस वहां 25% का चेंज है और उसके रिस्पांस में 75% का चेंज है, तो दिस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अब हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ गुड राइजेस फ्रॉम 10 to 12 पर यूनिट, जब प्राइसेस 10 से 12 पर यूनिट पे चले गए, इट मींस पहले प्राइस कितना था 10 P और P1 कितना हो गया आपका 12, द प्रोड्यूसर सप्लाइज 10% मोर, तो प्रोड्यूसर ने सप्लाई को 10% से इंक्रीज कर दिया ये चेंज होने के बाद। इससे ये क्लियर हो गया, फिर से परसेंटेज वाला पॉइंट यूज करने वाले हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कैलकुलेट करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। सो सप्लाई का चेंज फिर से आपको गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। सो सबसे पहले P तो गिवन है 10, डेल्टा P कैलकुलेट होगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2। सो ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2 अपॉन 10 इंटू 100, सो दैट इज इक्वल टू 20%। अब आप इसे पुट कर दो, आपको एक पॉइंट पहले से गिवन था, सप्लाई का चेंज था आपका 10%, प्राइस का चेंज आपका 20%, तो ये कितना हो जाएगा आपका
0.5%, जो क्या शो करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल है? नहीं सॉरी, ये इक्वल चेंजेस। अगर आपका प्राइस 20% से है तो आपकी सप्लाई कितने से चेंज हो रही है? 10% से, तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया उसका। सो इस केस में जो चेंजेस हैं वो आपके किसके इक्वल हो जाएंगे? चेंजेस आर मोर देन 1। इट मींस हम इस केस में शो कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी इक्वल टू या मोर देन 1 रहेगी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हमें एक टेबल गिवन है और हमें उस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, मैं कंप्लीट टेबल यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे हमें प्राइसेस दिए हुए हैं, सप्लाई है यहाँ पे 3 फॉर्म्स की और फिर मार्केट सप्लाई में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पहले जो आपकी सप्लाई है, प्राइस पर यूनिट जो आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपको प्राइसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब सप्लाई ऑफ ए, देन सप्लाई ऑफ बी एंड सप्लाई ऑफ सी, एट लास्ट मार्केट सप्लाई। मींस 3 प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितनी सप्लाई करते हैं और टोटल मार्केट की कितनी सप्लाई है। सप्लाई ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर ए गिवन नहीं है आपको, देन आपको गिवन है 20, 45 और टोटल आपको दिया हुआ है 100, देन 37, 30 एंड 50। जो टर्म्स मिसिंग है वो हमें कंप्लीट करनी है। 40, 55 and 135, then 44, 50 and 154, 44, 50 and 154, then 48, 60, 65 तो ये कुछ टर्म्स हमें दी हुई हैं। इस केस में फर्म ए और बी जब प्राइसेस 2 रुपीज पर यूनिट से 3 रुपीज पर यूनिट पे जाते हैं तो ये शेड्यूल है। अब हमें इसे कंप्लीट करना है। सो सबसे पहला पॉइंट जो आपको गिवन है, जिसमें आप प्राइसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस को शो करेंगे। सो अगर फर्म ए ₹2 से ₹3 पे कन्वर्ट होती है, इसका मतलब अगर पहले आपका जो प्राइस है वो 2 है, हम फर्म ए की बात कर रहे हैं, पहले प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है फर्म ए की? प्राइस 2 होने पे 37। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 37। अब ये कह रहे हैं कि प्राइस चेंज हो गया, 3 पे चला गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कितनी है? 40। तो वो भी क्या हो रही है? चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन पी और चेंज इन क्यू आप कैलकुलेट कर लो। चेंज इन पी मींस P1 माइनस P, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड Q1 माइनस Q, 40 माइनस 37 इज इक्वल टू 3। अब इसे आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो 2/37। फॉर्मूला क्या है हमारा? P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, तो 2/37 इंटू 3/1। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर आ रहा है 0.16, जो कि लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे लास्ट केस में देखा यूनिटरी था, चेंज इक्वल था 0.5 का, यहाँ पे इस तरीके से चेंज होगा। सो अब हम अगर कंप्लीट भी कर सकते हैं बहुत इजीली इस पॉइंट को। इस तरीके से आपको अगर प्राइस गिवन है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम इसे टेबल को कंप्लीट करना चाहें, ये कह रहा है कि मार्केट सप्लाई 100 है टोटल और 45 और 20, इट मींस आपको 65 गिवन है। तो 65 दोनों का एडिशन टोटल में से माइनस करो, किसके इक्वल आ जाएगा? 35। तो वो किसकी सप्लाई हो जाएगी? ए।
अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपको तीनों प्रोड्यूसर्स की सप्लाई गिवन है, तो हमें ये बताना है पूरे मार्केट में सप्लाई हुई कितनी, हम उसका क्या करेंगे एडिशन कर देंगे। तो 50 प्लस 30 80, 110 एंड 170, सो इसमें में कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 170। अब हमें गिवन है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपकी सप्लाई यहाँ 40 है यहाँ 55 है, इनको ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो, रिमेनिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सेम वे में हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। सो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जहां पे कुछ टर्म्स ऐसे ही मिसिंग है। When price of a good rises from ₹8 per unit to 10 per unit, प्राइस आपका 8 था, अब वो 8 से 10 पे चला गया, तो आप चेंज इन प्राइस यानी कि डेल्टा पी कैलकुलेट कैसे करते हो, P1 माइनस P 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2, डेल्टा पी कैलकुलेट हो गया। प्रोड्यूसर सप्लाइज 40 यूनिट्स मोर, अब ये कह रहा है कि प्रोड्यूसर ने 40 यूनिट्स ज्यादा सप्लाई करने शुरू कर दिए, इसका मतलब चेंज बता दिया उसने आपको कि 40 यूनिट से वो ज्यादा सप्लाई कर रहा है, और ये कहता है प्राइस इलास्टिक सप्लाई जो है वो 2 है। इट मींस आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इसने बता दी। अब हमारे पास क्या गिवन नहीं है, ना तो हमें क्यू पता है और ना हमें क्यू पता है, बाकी सभी टर्म्स आपको गिवन है। सो अब गिवन फॉर्मूला में हम इसको पुट करेंगे, हमें डेल्टा क्यू पता है, इससे एक चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि आप क्या मेंशन कर सकते हो। जैसे हमारा जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज इक्वल टू P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब हमारे पास P गिवन है 8, Q हमें नहीं पता, हमें चेंज पता है, Q नहीं पता। डेल्टा Q 40 अपॉन डेल्टा P 2। एक चीज और यहां पे आपको गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि आपकी 2 के। सो इस केस में आप इसे यहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई भी एक पॉइंट अगर मिसिंग है और इलास्टिसिटी आपको गिवन है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका 4Q, ये टर्म हमारे पास आ जाती है। Q को हम अगर इस तरफ ले आए तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, 4 सॉरी ये हमारे पास बच गया अभी 4 अपॉन Q इंटू 40 अपॉन ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा 160 अपॉन Q। अब 160 अपॉन Q, इसको आप Q को इस तरफ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 80 यूनिट्स। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो 4 इंटू 4 16, सो 2 इज इक्वल टू 160 अपॉन Q। अब इस Q को अगर हम इस तरफ ले आते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा 80 यूनिट्स के इक्वल आ जाएगा। सो इस वे में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पे इलास्टिसिटी गिवन है और आपको Q निकालना है या P मेंशन नहीं है और P आपको कैलकुलेट करना है, तो आप उसे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। Supply of a commodity is 1200 units at a price of 12। इसका मतलब जब आपका प्राइस 12 है तो किसी भी चीज की सप्लाई कितनी है, 1200 यूनिट्स। अब प्राइस if the supply of commodity increases to 1600 units, it means ये कहता है कि अगर Q1 आपका 1600 यूनिट्स पे चला जाए तो आपको ये बताना है कि P1 कितना है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज इक्वल टू 2। सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q पर P।
अब क्या क्या टर्म्स हमें गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दी हुई है 2 P अपॉन Q, P आपका कितना है 12 अपॉन Q दैट इज 1200 इनटू डेल्टा Q, Q1 माइनस Q कर दो, Q1 माइनस Q 400, डेल्टा P हमें कैलकुलेट करना है, ये टर्म आपको गिवन नहीं है। सो इस केस में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन डेल्टा P, डेल्टा P को अगर हम इस तरफ ले आए और 2 को हम उस तरफ कन्वर्ट कर दें तो आपका जो आंसर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू P1 इज डेल्टा P इज इक्वल टू 2, आपका डेल्टा P कितना हो गया 2, और डेल्टा P अगर आपके पास 2 आ रहा है इट मींस आपको क्या पता लग जाएगा P1 कितना है। फॉर एग्जांपल इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये इक्वल किसके हो गया, डेल्टा P 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, चेंज इन प्राइस कितना है 2 का है, P कितना था 12, तो चेंज कितने से हो गया 2 से, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू P1, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, इट मींस P1 इज इक्वल टू 14। सो नया प्राइस जो है आपको कितना आ जाएगा 14, बिकॉज चेंज 2 रुपीस का है, पहले प्राइस 12 था, 12 प्लस 2 आपका 14 हो गया।